Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। आईबीपीएस आरआरबी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। टोटल 10,000 से ज्यादा वैकेंसीज रिलीज हुई हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो भी 8 जून 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखिए, जब भी किसी एग्जाम का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होता है या हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमारे मन में उस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन से, उस रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए और उस एग्जाम से जुड़े हुए कई तरह के सवाल आते हैं। जैसे कि रिक्रूटमेंट है क्या? इसमें किसको अप्लाई करना चाहिए? कौन अप्लाई कर सकता है? सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन के बाद हमारा काम क्या रहेगा? ये सारे जो सवाल होते हैं ये हमारे मन में आते हैं और आईपीएस आरआरबी के लिए भी इसी तरह के सवाल हमारे मन में ज़रूर आते होंगे और हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। हम सब कुछ जानेंगे आईबीपीएस आरआरबी के बारे में इस वीडियो के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं आईबीपीएस आरआरबी है क्या? तो देखिए, आईबीपीएस आरआरबी है क्या? हर साल जो आईबीपीएस है वो रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं उनमें जितनी भी खाली खाली पद होते हैं, जो वैकेंसीज होती हैं, उनके लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज करता है और फिर जो कैंडिडेट्स रिक्रूट होते हैं उनकी पोस्टिंग होती है रीजनल रूरल बैंक्स में। तो सिंपल भाषा में आईबीपीएस जो है क्या है, वो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। तो जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं उनमें जो खाली पद हैं उन पर जो भर्ती कराने का काम है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको कराने का काम है, वो आईबीपीएस करता है। जो कैंडिडेट्स रिक्रूट होते हैं उनकी पोस्टिंग होती है रीजनल रूरल बैंक्स में और इसके नोटिफिकेशन हर साल रिलीज होता है। इस साल भी देखिए रिलीज हुआ है, 10,000 से ज्यादा वैकेंसीज आई हैं। तो ये बात तो हो गई कि आईपीएस आरआरबी है क्या। उसके बाद देखिए आईपीएस आरआरबी में कौन-कौन सी पोस्ट होती हैं। ये तो रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, उनमें पोस्ट कौन-कौन सी होती हैं जो आईबीपीएस आरआरबी के नोटिफिकेशन में आती हैं। सबसे पहले आपकी होती है ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क की पोस्ट, फिर आपकी ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3 की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क और ऑफिसर स्केल 1। सबसे ज्यादा वैकेंसीज इन्हीं की होती हैं। 10,000 से ज्यादा वैकेंसीज निकली हैं, उसमें से 9,000 वैकेंसीज तो सिर्फ इन्हीं दो पोस्टों की है लगभग। ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क और ऑफिसर स्केल 1 जिनको हम पीओ भी बोलते हैं। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी में सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं और वैकेंसी काउंट भी इन्हीं का सबसे ज्यादा होता है। तो ये 2 तरह की पोस्ट हो गई। तो ये तो बात हो गई आईपीएस आरआरबी होता क्या है, इसमें कौन-कौन सी पोस्ट होती हैं। लेकिन अब इसमें अप्लाई कौन कर सकता है? अब देखिए एज लिमिट को आप चेक कर लीजिएगा। अपनी एज लिमिट आपकी एक तो होनी चाहिए एलिजिबिलिटी में। अगर आपकी एज लिमिट के अकॉर्डिंग अगर आप आते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि 18 से 28 साल जो है वो ऑफिस असिस्टेंट की एज लिमिट होती है। ऑफिसर स्केल 1 की 18 से 30 साल एज लिमिट होती है। ऑफिसर स्केल 2 की 18 से 32 साल और ऑफिसर स्केल 3 की 21 से 40 साल एज लिमिट रखी जाती है। एज लिमिट के साथ-साथ अगर आपको देखिए अ, अप्लाई करना है ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 में, तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अप्लाई करना है ऑफिसर स्केल 2 या ऑफिसर स्केल 3 में, तो आपके पास बैचलर डिग्री होने के साथ-साथ रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करेंगे तो हर पोस्ट पे अलग-अलग एक्सपीरियंस भी माँगा गया है। लेकिन अगर आपको सिर्फ ऑफिस असिस्टेंट ऑफिसर स्केल 1 जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है उसके लिए अप्लाई करना है तो सिर्फ आपको बैचलर डिग्री चाहिए और लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी चाहिए। लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी इसलिए माँगते हैं ताकि आपकी पोस्टिंग जब होगी किसी एरिया में तो वहाँ के जो लोकल बैंक के कस्टमर्स होंगे आप उनसे इंटरैक्ट कर सकें आसानी से, इसलिए लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी है। उसके साथ-साथ देखिए अगर आप देखिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल 2 गलती से लिखा हुआ है। अगर आप ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट फील्ड में और एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखिए, ये जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स होते हैं उनमें देखिए कौन-कौन से आपके आते हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गया, लॉ ऑफिसर आ गया, ट्रेज़री मैनेजर आ गई, मार्केटिंग ऑफिसर आ गए, एग्रीकल्चर ऑफिसर आ गए। तो इसमें देखिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है वो होनी चाहिए। ये आप ऑफिस असिस्टेंट जो है इसको हटा दीजिए, ये यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। आपको ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या है, अब किसको जॉइन करना चाहिए या किसको अप्लाई करना चाहिए, इसमें सबसे बड़ा सवाल आता है।
तो देखिए आप एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आपको अप्लाई किनको अप्लाई करना चाहिए? एलिजिबल तो काफ़ी कैंडिडेट्स होंगे, लेकिन अप्लाई किनको करना चाहिए? देखिए, अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो ये कंडीशन हो गई। ऐसा नहीं है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी दूसरे एग्ज़ाम की और आपको लगा यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा तो आप अप्लाई कर दीजिए। कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, जैसे स्टेट बैंक में वैकेंसी निकलती है, स्टेट बैंक की पूरे देश में ब्रांचेज़ मौजूद हैं, लेकिन इसमें क्या होता है जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा होगा रीजनल रूरल बैंक्स, यानी आपकी जो पोस्टिंग है उसके चांसेस हैं कि मोस्टली देखिए वो जो पोस्टिंग है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही होती है, रूरल एरियाज़ में ही होती है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए तैयार हैं, कंफर्टेबल हैं, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो मोस्टली ग्रामीण एरियाज़ में ही होती हैं और आपको फील्ड वर्क भी कभी-कभी करना पड़ता है, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें एसबीआई की तरह आपको देश भर में इसकी ब्रांचेज़ होंगी। तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो आपको नोट करना होगा। अगर आप रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, कंफर्टेबल हैं, रेडी हैं, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद देखिए इसमें आपको एक चीज़ के लिए और तैयार रहना होगा कि बहुत से कैंडिडेट सोचते हैं कि मैंने यूपी में मुझे पोस्टिंग मिली है, उसके बाद मैं चला जाऊँगा किसी दूसरे स्टेट में, अगर मेरा होम स्टेट कहीं साउथ में है, उड़ीसा में है, बंगाल में है, तो मैं वहाँ पर ट्रांसफ़र ले लूँगा। तो देखिए, बहुत मुश्किल है, कहीं-कहीं पर तो आप देखेंगे इम्पॉसिबल है, आपको जो है काम करना होगा एक ही स्टेट के अंदर। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो आपके आरआरबीज़ होते हैं, वो उनकी ब्रांचेज़ या तो स्टेट में होती हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट्स में होती हैं सिर्फ। 1 या 2 स्टेट से ज़्यादा 1 या 2 स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स में ब्रांचेज़ नहीं होती इन आरआरबी बैंक्स की। तो आपको सेम स्टेट में ही काम करना होगा, अदर स्टेट में ट्रांसफ़र होना बहुत मुश्किल है या आप ये बोलिए कि इम्पॉसिबल है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल के बैंक होते हैं या फिर आपकी इनकी ब्रांचेज़ 1 या 2 स्टेट में हो सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एसबीआई की तरह इसकी ब्रांचेज़ आपको हर सिटी में मिलेंगी पूरे देश में, ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये रूरल बैंक्स हैं और तो इनकी ब्रांचेज़ बहुत लिमिटेड होती हैं, तो स्कोप भी बहुत लिमिटेड होता है, एक्सपेंशन भी बहुत लिमिटेड होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो इन बातों को ही गौर करके लीजिए गौर करके ही आप इसलिए अप्लाई कीजिएगा। पहले तो आप बैंकिंग कैंडिडेट हो, बैंकिंग एग्ज़ाम में आपका इंटरेस्ट हो तो जाइएगा। उसके साथ-साथ रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए आप तैयार हो। उसके साथ-साथ जहाँ पर आपको पोस्टिंग मिल गई है, उसी स्टेट में, उसी सर्किल में, उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको ट्रांसफर भी मिलेगा। तो यह बात आपको याद रखनी होगी, आप किसी दूसरे स्टेट में जाना बहुत मुश्किल होगा, स्पेशली जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, तभी आप जॉइन कीजिए और आपको जो रूरल एरिया के कस्टमर्स होते हैं या फिर जो फील्ड वर्क है, उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। तो ये बात हो गई आपके यहाँ पर। और ऐसा नहीं आपको लगता है कि रूरल एरियाज़ में है तो काम कम होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, काम बिल्कुल भी कम नहीं होता है। आपको जो बैंकिंग आवर्स होते हैं उसमें तो काम करना ही होगा। तो बहुत से कैंडिडेट सोचते हैं कि आरआरबी में हम जॉइन कर लेंगे, तो हमारे पास काफ़ी टाइम होगा, हम दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तैयारी कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप ये सोचते हैं कि यहाँ पर 2 या 3 घंटे का काम होगा, रूरल एरियाज़ में कस्टमर नहीं होते हैं, इतना तो ये बिल्कुल नहीं है, बैंकिंग आवर्स तो होते ही होते हैं। तो आप ये सोच रहे हैं कि आप 8 या 10 घंटे अपनी तैयारी कर पाएँगे किसी दूसरे एग्ज़ाम के लिए, तो ऐसा बहुत मुश्किल है, मैं इम्पॉसिबल नहीं बोलूँगा बट बहुत मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद आपने मन बना लिया, आप इन सभी चीज़ों के लिए तैयार हैं, ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार हैं, सेम स्टेट में काम करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद अब आपका सिलेक्शन कैसे होगा? अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस हर पोस्ट की अलग-अलग है। अगर आप जाएँगे देखिए ऑफ़िस असिस्टेंट की पोस्ट की, तो इसमें आपका पहले प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, फिर आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा। ऑफ़िसर स्केल 1 के लिए अगर आप जाएँगे, तो पहले आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, फिर आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा। ऑफ़िसर स्केल 2 और स्केल 3 में क्या होगा आपका सिंगल एग्ज़ाम होगा, यानी प्रीलिम्स, मेंस नहीं होगा, एक आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो ये इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। रिटन एग्ज़ाम तो आपको सभी में देना होगा, चाहे वो सिंगल एग्ज़ाम के तौर पे दें या प्रीलिम्स के तौर पर दें। और ऑफिस असिस्टेंट को छोड़कर हर पोस्ट में आपका इंटरव्यू भी है। तो इस तरह से आपको सिलेक्शन लेना होगा, इसमें प्रीलिम्स, मेंस देना होगा, इंटरव्यू भी देना होगा, तो ये आपका सिलेक्शन होगा। अब आपने जॉइनिंग का मन भी बना लिया है, आपका सिलेक्शन भी हो गया है। सिलेक्शन के बाद आपको सैलरी क्या मिलेगी? सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब भी हम कोई जॉब देखते हैं तो हमारे मन में ख़्याल आता है कि हमें सैलरी कितनी मिलेगी? अब देखिए सैलरी पोस्ट टू पोस्ट डिपेंड करती है। अब जैसे आप ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जाएँगे तो सैलरी यहाँ पर 25 से 30 हज़ार के बीच में बैठती है। पीओ लेवल की पोस्ट होगी तो आपकी सैलरी 35 से 40
60,000 बैठेगी, 45,000 बैठेगी। मैनेजर सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे जाएँगे तो आपकी सैलरी 50,000 55,000 तक भी जा सकती है। लेकिन ये मानिए आपकी सैलरी 25,000 के अराउंड तो रहती है क्लर्क की पोस्ट के लिए भी। तो ये आपकी सैलरी रहती है। सैलरी भी आपने देख ली, सैलरी से भी आप खुश हो गए। अब आपकी पोस्टिंग के बाद आपको काम क्या करना होगा? अब देखिए आपका जो काम है वो भी आपकी पोस्ट पर ही डिपेंड करता है। ऑफ़िस असिस्टेंट पे जो रिक्रूट हुए उनका काम अलग होगा, जो मैनेजर लेवल की पोस्ट है उस पे काम अलग होता है। अब ऑफ़िस असिस्टेंट में क्या है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो प्रूफ्स हैं कस्टमर द्वारा सबमिट करे जा रहे हैं, उनको वेरीफ़ाई करना है। जो कैश से रिलेटेड काम है, चेक का काम है, ड्राफ्ट का काम है, पे ऑर्डर्स का काम है, वो सारा आपको देखना होगा। जो कस्टमर की क्वेरीज़ हैं उनको आपको सुनना होगा, समझना होगा, उनको सॉल्व करना होगा। डाटा एंट्री जो एक्टिविटीज़ हैं, वो भी आपको करनी होंगी। अगर आप ऑफ़िसर रैंक पे चले जाते हैं स्केल 1, स्केल 2 पे, तो देखिए उसमें क्या होता है जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उनकी जो ग्रोथ है और जो स्मूथ रनिंग है, उसको देखना, उसको मेंटेन करना मेन काम होता है जो ऑफ़िसर स्केल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑफ़िसर स्केल 1 में होती हैं ऑफ़िसर रैंक में होती हैं। अब ऑफ़िसर रैंक पे जैसे ऑफ़िसर स्केल 1 की पोस्ट है, तो आपका क्या काम है? बेसिकली जो ऑफ़िस असिस्टेंट्स हैं, जो क्लर्क हैं, उनको सारे उनको आपको सुपरवाइज़ करना होता है। लोन की जो रिकवरी है, वो आपकी एक बहुत क्रूशियल ड्यूटी होती है। उसके बाद देखिए जो आपकी स्पेशलिस्ट ऑफ़िसर होते हैं, उनके काम उनके स्पेशलाइज़ेशन फ़ील्ड के होते हैं। आपकी जो अलग-अलग पोस्ट होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर काम रहते हैं। ये सारे काम इम्पोर्टेंट डाटा फाइल्स वगैरह करना, ये सारी चीज़ें आपकी रहती हैं आपकी जॉब प्रोफ़ाइल में। जॉब प्रोफ़ाइल के बाद आपके करियर की ग्रोथ क्या है? अब समझिए आप ऑफ़िस असिस्टेंट की पोस्ट पर रिक्रूट होते हैं। फिर आप ऑफिसर स्केल 1 बन जाएँगे, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिल जाएगी, आप डिप्टी मैनेजर बन जाएँगे, ब्रांच मैनेजर पे आप प्रमोट हो सकते हैं, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट पर जा सकते हैं, डीजीएम, जनरल मैनेजर, ये सारी पोस्टों तक आपके प्रमोशन जो हैं, वो हो सकते हैं, ऑफिस असिस्टेंट से लेके। ये डिपेंड करता है आपके प्रमोशन जो पॉलिसीज़ हैं, उस पर डिपेंड करता है, आपके काम पर डिपेंड करता है, सारी चीज़ों कई चीज़ों पर ये निर्भर करता है, तो ये आपकी प्रमोशन पॉलिसी हो गई। तो ये थी जानकारी हमने जाना कि आईबीपीएस आरआरबी होता क्या है, उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करी। तो देखिए हमने काफ़ी सारी बातें इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली हैं आईबीपीएस आरआरबी के बारे में। अब हम जानते हैं आपको तैयारी कैसे करनी है आईबीपीएस आरआरबी की। तो देखिए टेक्स्ट बुक सिलेक्ट आपके लिए लेकर आया है बैंक एग्जाम लाइव कोचिंग फाउंडेशन 2022। अब इसमें आपको क्या-क्या मिलने वाला है 330 से ज़्यादा लाइव क्लासेस, 130 से ज़्यादा टेस्ट और 10,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसके साथ-साथ आपकी रिवीजन के लिए आपको मिलेंगे 150 प्लस पीडीएफ नोट्स। तो अगर आप अपने बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो भी एनरोल कीजिए इस लाइव कोचिंग फाउंडेशन 2022 में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ-साथ आपके जो अलग-अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, वो है ये ईयरली टेस्ट बुक पास। क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के अंदर आपको मिलते हैं 320 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स की तैयारी करने का मौका, 19,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट के साथ और अभी मेगा सेल भी चल रही है, यानी सिर्फ़ रुपीज़ 299 में आप अवेल कर सकते हैं इस टेक्स्ट बुक पास को और पूरे साल आप तैयारी कर सकते हैं 320 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स की। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन और एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम।